हाय एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किए थे हम लोग। इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसमें से हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए थे इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या देखे थे कि पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना चेंज करता है, वही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता था। या फिर पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना घटता है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता था। यहाँ कोई जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लोग लें जिसमें रिएक्टेंट बदल रहा हो प्रोडक्ट में, आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, या एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक रिएक्शन है। मान लें हम लोग ऐसा कोई रिएक्शन होता है, इधर ले लो टाइम। तो जब टाइम हो t1 तो मान लो इसका कंसंट्रेशन है R1। केमिस्ट्री में याद रखोगे यह स्क्वायर ब्रैकेट जो है, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो ये बतलाता है क्या, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब क्या बतलाता है, मोलैरिटी। पहले भी इसको बताया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो एक रिएक्शन है जनरल, R बदल रहा है P में, मैंने रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में। एट टाइम t1 मान लिए कि इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R1 और इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है P1। टाइम थोड़ा बीत गया, मान लो कि इस बार टाइम ले लें t2 और इसका कंसंट्रेशन हो गया क्या, R2 और इसका कंसंट्रेशन हो गया P2। ऐसा हम लोग मान लिए एक जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए कि यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा हो तो अलग अलग टाइम में जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वह अलग अलग होगा। अब इसके रेट को हम लोग जो है दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, माने रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपीयर होगा, उसका रेट क्या है। तो क्या हो जाएगा, इस बार यदि रेट लिखोगे तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा टाइम टेकन, टाइम टेकन, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटे टाइम टेकन। तो इसको यदि लिखोगे तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे हम लोग करेंगे, तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल। तो हम लोग इनिशियल जो टाइम t1 है इस पर कंसंट्रेशन माने हैं R1 और जो दूसरा टाइम लिए हैं उस पर कंसंट्रेशन माने हैं R2। तो हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1 बाई टाइम को लिख सकते हैं क्या, t2 माइनस t1। तो ऊपर हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और नीचे है चेंज इन टाइम या टाइम चेंज जो भी है। इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा R बटे डेल्टा T। ये डेल्टा बतला रहा है चेंज को। अब इस जगह पे एक चीज और गौर करने वाला है। क्या गौर करने वाला बात है इसमें, कि R1 और R2 का जो वैल्यू होगा वो कैसे वैरी करेगा, कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, R1 या R2। तो मान लो कि R1 अभी है, सपोज मान लें कि R1 है 5 मोल पर लीटर, ठीक। तो जैसे ही रिएक्शन प्रोग्रेस होगा, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो घटता है, तो घटता है इसका मतलब 5 मोल पर लीटर है तो यहाँ जो भी होगा इससे कम ही रहने वाला है। मान लें कि 2 मोल पर लीटर है, ऐसा 2 मोल पर लीटर है, तो फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हमेशा कम होगा उसके इनिशियल वाला, मतलब उसके पहले जो कंसंट्रेशन है उससे, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है। तो R2 माइनस R1 जब तुम करोगे मतलब 2 माइनस 5, तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव क्वांटिटी होगा। फाइनल चीज कम है, इनिशियल वाला ज्यादा है, तो जब इसका अंतर निकालोगे तो हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। मतलब जो डेल्टा R बाई डेल्टा T है ये क्या चीज में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, माइनस। और ई माइनस साइन यहाँ क्या बतला रहा है कि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है। वही यदि प्रोडक्ट की बात करें हम लोग
तो मान लो कि टाइम t1 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना है, प्रोडक्ट का मान लो कि है 1.5 मोल पर लीटर। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो बढ़ते जाता है। तो यदि अभी इसका कंसंट्रेशन 1.5 है तो बढ़ करके हो सकता है कि 2.7 या 2.5 हो जाए, जो भी हो कंसंट्रेशन इसका चेंज करे। या इस हिसाब से यदि देखोगे तो यहाँ 5 से यदि 2 मोल किए हो, मतलब 3 का अंतर निकाले हो, तो यहाँ 3 का ही करोगे तो हो जाएगा 4.5 मोल पर लीटर। जितना कंसंट्रेशन इधर चेंज करेगा उतना ही उधर भी करना चाहिए। ऐसा मतलब यहाँ क्या है कि फाइनल कंसंट्रेशन अधिक होगा इनिशियल से। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है लेकिन रिएक्टेंट का घटता है। तो यदि इसी रेट को अब हम ऐसे लिखें प्रोडक्ट के केस में कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे टाइम टेकन। तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1, तो ये जाएगा डेल्टा P। अब चूंकि इस बार ये दोनों को माइनस करोगे तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, इसलिए यहाँ हम लोग देंगे प्लस का साइन, और ये पॉजिटिव साइन बतलाएगा कि समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जब एक्सप्रेस करेंगे तो देखोगे कि यदि वह रेट नेगेटिव में है, इसका मतलब वह रिएक्टेंट के टर्म में है, वह रिएक्टेंट का जो है डिसअपियरेंस का रेट है। लेकिन यदि वह रेट पॉजिटिव क्वांटिटी में हो तो समझेंगे वह प्रोडक्ट के केस में है, मतलब वो बतला रहा है कि समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज किया है, कितना बढ़ा है। तो ये तो हो गया मैथमेटिकली, इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को, उसके बारे में। तो ओवरऑल जब लिखोगे तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को जो है हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा टाइम के साथ उतना ही प्रोडक्ट का बढ़ता है, इसलिए दोनों रेट आपस में इक्वल होंगे और यही बराबर होगा किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। अब यदि हम बात करें यहाँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस की, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे जरा वो देखो। इफ डेल्टा टी हैज ए सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू मतलब डेल्टा टी जो है मच ग्रेटर देन जीरो, बहुत ज़्यादा, जीरो से बहुत ज़्यादा, माने एक निश्चित टाइम इंटरवल हो। तो एक निश्चित टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन चेंज करता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, उसी को बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी से, जहाँ एक्स बतला रहा है कंसंट्रेशन को, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो भी है अपना हिसाब से उसको लेते रहना है। तो यहाँ से इसको समझना था कि जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल का एक सिग्निफिकेंट वैल्यू हो, मतलब ये टाइम इंटरवल जीरो से बहुत ज़्यादा हो, मतलब एक निश्चित टाइम इंटरवल में हम लोग निकाले कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना चेंज करता है, तब उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग ये करते हैं डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी से। लेकिन इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो किसकी ओर जाए, जीरो, मतलब टाइम इंटरवल कुछ रहे ही ना, जीरो होते जाए टाइम इंटरवल, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण। हम ही नहीं पूछ रहे हैं कि 2 सेकंड में कितना चेंज किया या 5 सेकंड में कितना चेंज किया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम पूछ रहे हैं। पर्टिकुलर इंस्टेंट कहने का मतलब यही होता है कि टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, जीरो। तो जब टाइम इंटरवल जीरो की ओर प्रोसीड करेगा, इसको पढ़ेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट में पढ़े होगे इसको मैथ में। टेंड्स टू जीरो मतलब टाइम इंटरवल जीरो की ओर जाएगा, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू धीरे धीरे जीरो, मतलब कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा। तो कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, इसका मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में।
तो इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको डिनोट करते हैं dx/dt से। ये डेल्टा बतलाता है लार्ज चेंज को और ये स्मॉल डी बतलाता है स्मॉल चेंज को। स्मॉल चेंज मतलब वही डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो यही मेन अंतर हुआ एवरेज और इंस्टैंटेनियस में, कि जब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बतलाना हो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना चेंज किया, तो वहाँ हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जब टाइम इंटरवल 0 हो, मतलब कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट हो, तब उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कहलाता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जहाँ x जो है वह हो जाएगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से किसी का भी कंसंट्रेशन हो सकता है। अब दोनों में ज़्यादा सिग्निफिकेंट कौन है? तो दोनों में ज़्यादा सिग्निफिकेंट हुआ इंस्टैंटेनियस। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, कोई कैलकुलेशन करेंगे या डेरिवेशन करेंगे, तो वहाँ हम लोग इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम बतलाए कि हर एक क्षण, हर एक पल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज करता है और सेम रेट से नहीं करता है, अलग अलग रेट से चेंज करता है। तो हम लोगों को हर पल कितना कंसंट्रेशन चेंज किया ना, ये जानना जरूरी होता है। इसलिए आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें से इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को जो है लेते हुए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक निश्चित टाइम इंटरवल में होता है। और बताए कि रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज करता है उसके लिए कोई टाइम इंटरवल की आवश्यकता नहीं है, वह हर पल हर क्षण चेंज करते रहता है। इसलिए हम लोग इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर के चलेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे एवरेज और इंस्टैंटेनियस रेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दोनों टर्म में, इन टर्म ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इधर हम लोग लेते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में, और इधर हम लोग कंसिडर करते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इधर ले लिया जाए टाइम, ऑब्वियसली यहाँ टाइम हो जाएगा 0। इधर ले लें हम लोग कंसंट्रेशन, और इस केस में कंसंट्रेशन भी कितना हो जाएगा 0, t बराबर 0 एंड c बराबर ऑल्सो 0। टाइम और कंसंट्रेशन दोनों 0 होगा ओरिजिन के पास। अब चूंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की, जो समय के साथ डिक्रीज करता है, तो इसका ग्राफ यदि प्लॉट करेंगे हम लोग तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। इसको इस तरह का ग्राफ, ऐसा पूरा 0 के बराबर नहीं करना है। ये इसको थोड़ा और बढ़िया से बनाए यदि, ऐसा ले लेते हैं। यहाँ तो कंसंट्रेशन जो है मैक्सिमम है, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है कंसंट्रेशन इसका धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। इस जगह पे मान लो यहाँ कंसंट्रेशन है R1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ टाइम होगा ये हो जाएगा T1। फिर मान लो कि समय जैसे बढ़ गया कंसंट्रेशन घट जाएगा, मतलब ऐसा। तो यहाँ टाइम बढ़ करके हुआ T2, तो कंसंट्रेशन यहाँ घट करके हो गया R2, ऐसा। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ, ये बतला रहा है क्या? ये बतला रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा R।
और ई जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ, ये बता रहा है चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तो ई जो पोर्शन हुआ यहाँ से यहाँ, दिस वन, ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन चेंज किया रिएक्टेंट का। तो इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट, जिसको लिखेंगे ऐसे माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। अभी जो यहाँ कर्व आया है, इस कर्व पे यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करें। ऐसा मैथमेटिक्स में पढ़े होगे टेंजेंट के बारे में, और इस टेंजेंट से जो है हम लोग यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ऐसा ये हो जाएगा हम लोगों का थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ। तो ई जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ, इस पोर्शन को अब हम लोग लिखते हैं डी आर, और ई जो पोर्शन है वो हो जाएगा डी टी। तो ये जो केस हम लोग कंसीडर किए हैं ना, ये केस देखो यहाँ तक, टेंजेंट का मतलब समझते हो कि ऐसे यदि कोई कर्व है तो एक लाइन यहाँ हम खींचे, तो लाइन जो खींचेंगे वो एक उसको पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट करेगा। टेंजेंट मतलब वह लाइन जो किसी कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करे, पर्टिकुलर पॉइंट पे ही टच करेगा, इसमें कोई इंटरवल नहीं लेते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं। और जब पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करोगे, जैसे यहाँ क्या था, इंटरवल था, यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल लिए हम लोग, इसमें कोई इंटरवल नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टाइम इंटरवल होगा वह भी बहुत कम होगा, बहुत कम मतलब जीरो के आसपास होगा, और उस केस में जो कंसंट्रेशन चेंज करेगा वह भी जो है क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ई जो रेट होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे कोई इंटरवल नहीं ले रहे हैं बल्कि एक पॉइंट ले रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं यहाँ से इंस्टेंटेनियस रेट, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस डी आर बटे डी टी। समझोगे ग्राफ को? ई जो यहाँ हम लोग लिए हैं ना, ई एक इंटरवल लिए हैं, जैसे देखो यहाँ से यहाँ एक निश्चित इंटरवल में कंसंट्रेशन चेंज किया, ये भी एक निश्चित टाइम इंटरवल है। लेकिन यहाँ जब टेंजेंट ड्रॉ किए तो यह टेंजेंट ड्रॉ करने से ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको टच करेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा, टाइम इंटरवल जीरो होगा, और जीरो टाइम इंटरवल पे जो रेट होता है वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज होगा, इसलिए डी आर बाई डी टी, नेगेटिव साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि यह किस टर्म में है, रिएक्टेंट के टर्म में। तो यहाँ से इसको यदि नीचे टाइम वाले एक्सिस पे मिलाओगे तो इसको हम लोग लिखेंगे केवल टी। टी मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, कोई टाइम इंटरवल की बात यहाँ हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी जो इस स्ट्रेट लाइन का जो ये जो टेंजेंट खींचे हम लोग, दिस वन इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है tan थीटा के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, और tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया डी आर और इसका बेस हो गया डी टी, सामने वाला जो है राइट एंगल के सामने वाला ही तो हाइपोटेनस होता है। समझ गए बात को? तो इसको जो है ध्यान में रखोगे। तो ये जो आया है माइनस डी आर बाई डी टी, वही कहलाएगा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। कौन सा स्ट्रेट लाइन? ये जो टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किए हैं उसका। तो इस तरह से ग्राफिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एवरेज रेट को और इंस्टेंटेनियस रेट को। उसी प्रकार से यदि यहाँ प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे, प्रोडक्ट के लिए यदि बनाएंगे इसको, तो सेम ले हम लोग इस तरफ टाइम और यहाँ ले लो कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का तो कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी कुछ इंटरवल ले लो, यहाँ मान लो T1, तो यहाँ हो जाएगा P1। फिर एक दूसरा केस ले हम लोग, तो यहाँ यदि हो जाएगा कंसंट्रेशन P2, तो यहाँ ये टाइम हो जाएगा T2, ऐसा। तो ई वाला जो इंटरवल हुआ, ई बतलाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा P, और ई वाला जो हुआ पोर्शन, ये बतलाएगा चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा T। तो यहाँ से यहाँ का ये जो पोर्शन हुआ, ये बतला रहा है एवरेज रेट को, एवरेज रेट, जिसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा P बटे डेल्टा T प्लस में। प्लस मतलब बढ़ेगा ना, डेल्टा P का वैल्यू जो है सो इंक्रीज करेगा।
अब यदि इसका एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मिले तो फिर से टेंजेंट लेना होगा। ये कर्व है तो यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट लेकर के हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट से, ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन होगा या टेंजेंट, और इसको फिर से यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, ऐसा यहाँ बन जाएगा ये राइट एंगल। तो इस बार ई वाला जो पोर्शन होगा ये कहलाएगा डीपी, ई वाला पोर्शन कहलाएगा डीटी, और ये जो पॉइंट है जहाँ टच कर रहा है टेंजेंट इस कर्व को, ये एक पर्टिकुलर टाइम हुआ टी, कोई टाइम इंटरवल नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम हुआ टी। तो इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन चेंज करेगा इसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, जो बराबर हो जाएगा प्लस डीपी बाई dt का। मेन अंतर समझ रहे हो क्या बताया जा रहा है सो, कि यदि एक निश्चित टाइम इंटरवल रहे तब यदि रेट को एक्सप्रेस करोगे तो एवरेज, और यदि एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई टाइम इंटरवल की बात ना करें हम लोग, तब जब रेट को एक्सप्रेस करेंगे तब वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। बाकी ग्राफ में तो कुछ है नहीं ऐसा। तो ग्राफिकली हम लोग ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। एनसीईआरटी बुक में भी है ग्राफ, वहां से भी इसको समझ सकते हो, या फिर अभी हम डिस्कस किए तो यहां से भी इसको समझने का प्रयास करोगे। अब यदि हम लोग बात करें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को लिखा कैसे जाता है, हाउ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिटेन, कैसे किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को जो है लिखते हैं हम लोग। तो राइटिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का। इसके लिए एक जनरल हम लोग केमिकल रिएक्शन लें, ए से बी मिलकर के बन रहा है CCDG, जहाँ पे ए और बी हुए रिएक्टेंट्स, सी और डी हुए प्रोडक्ट्स, स्मॉल ए और स्मॉल बी हुआ मोलर कॉफिशिएंट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, और स्मॉल सी और डी हुआ मोलर कॉफिशिएंट ऑफ सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। या इस स्मॉल ए बी सी डी को हम लोग बोलते हैं स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, ऐसा। तो एक जनरल केमिकल रिएक्शन हम लोग लिए जिसमें ए और बी रिएक्टेंट हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी प्रोडक्ट्स में। अब रिएक्टेंट जो लोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वह एक ही मोल हो, एक से ज़्यादा मोल भी हो सकता है। तो उसी मोलर कॉफिशिएंट को एक्सप्रेस किया गया है स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से। ये जो रिएक्टेंट ये है इसका मोलर कॉफिशिएंट स्मॉल ए, बी का मोलर कॉफिशिएंट स्मॉल बी, सेम वे में सी का मोलर कॉफिशिएंट स्मॉल सी और डी का मोलर कॉफिशिएंट स्मॉल डी। ये इसको दूसरे भाषा में स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स भी बोला जाता है। अब यदि इस रिएक्शन का हम लोग रेट लिखें तो बताएं कि रेट हम लोग लिख सकते हैं दो टर्म में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में और प्रोडक्ट दोनों केस में। तो यदि हम लोग लिखें रेट, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं dx/dt, तो क्या लिखेंगे, बराबर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम, और साथ ही साथ जो इसका कॉफिशिएंट रहता है ना, इस कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो ए का कॉफिशिएंट स्मॉल ए है तो इसको ए से डिवाइड करेंगे, मतलब लिखेंगे ए। डिवाइड क्यों करते हैं
क्योंकि हम लोग इसका यूनिट मोल कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो ऐसा कोई इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 से बना 2H2O, तो अभी तो H2 का 2 मोल लिए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं किसी भी चीज का, उसमें पर मोल देखा जाता है, पर मोल। तो ये पर मोल मतलब 1 मोल, तो 1 मोल में यदि इसको बदलोगे तो 2 से डिवाइड करना होगा जो कॉफिशिएंट है, तभी कट करके आएगा इतना। तो यहाँ जो कॉफिशिएंट है उससे हम लोगों को डिवाइड करना है, याद रखोगे, पर मोल कंसिडर करने के लिए। अब चूंकि यह रिएक्टेंट है, समय के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, तो लगाएंगे माइनस का साइन, इक्वल टू dB बाई dt, और इसका कंसंट्रेशन B है तो इसको B से डिवाइड करेंगे, रिएक्टेंट है तो यहां भी लगेगा नेगेटिव साइन। मतलब जितने भी रिएक्टेंट हैं सबके कंसंट्रेशन को ऐसे इक्वेट करेंगे, और जो उसका मोलर कॉफिशिएंट है उससे क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। बराबर होगा ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज का, तो अब हम लोग लिखेंगे dC बाई dt, और इसका कॉफिशिएंट है C, तो 1/C, और ये प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्लस का साइन रहेगा, इक्वल टू d बाई dt, और इसको हम लोग d से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी प्लस का साइन। यही है कि सबके कंसंट्रेशन चेंज को ऐसे लिखेंगे हम लोग dx बाई dt के टर्म में, या डेल्टा x बाई डेल्टा t के टर्म में भी लिख सकते हो। जो भी मोलर कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड किया जाए, और रिएक्टेंट है तो उसके पहले माइनस लगाएंगे, और प्रोडक्ट है तो प्लस लगाएंगे। समझ गया? कोई एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो है 2HI डिकम्पोज करके बन रहा है H2 प्लस I2, क्या लिखेंगे, इसका रेट बराबर 1/2 DHI/dt। रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन लगेगा, अब सिंगल रिएक्टेंट है, कुछ और नहीं है तो रहने देते हैं, बराबर DH2/dt। अब H2 का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन। उसी प्रकार से DI2/dt, और यहाँ भी रहेगा प्लस का साइन। वैसे ही कोई रिएक्शन हो, जैसे मान ले 4NH3 प्लस 5O2, तो बनेगा ये 4NO प्लस 6H2O। ऐसा अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स, 5 मोल ऑक्सीजन से, मैंने 4 मोल अमोनिया है, 5 मोल ऑक्सीजन है, कंबाइन करके 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड और 6 मोल वाटर। तो इसके लिए यदि रेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अब लिखते हैं 1/4 DNH3/dt, रिएक्टेंट है माइनस के टर्म में, बराबर -1/5 DO2/dt, बराबर +1/4 DNO/dt, बराबर +1/6 DH2O/dt। ऐसे ही हम लोग रेट लिखते हैं, एकदम आसान सा है, ध्यान रखोगे इसको। एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन, और डायरेक्ट कोई इक्वेशन ऐसे नहीं देता है, सिंपल सा दे देगा इस प्रकार से कि A प्लस B से बन रहा है प्रोडक्ट, इसका रेट लिखो, ऐसे ही लिख देना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में कॉफिशिएंट से डिवाइड करोगे, रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस। प्लस बता रहा है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, माइनस बता रहा है कि घट रहा है, इक्वल साइन बता रहा है कि जितना कंसंट्रेशन इसका घट रहा है, इसका उतना ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये सिंपल सा है, किसी भी रिएक्शन का रेट हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें से हम लोग जो है ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, NH3 टूट रहा है N2 और H2 में। इसके लिए बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, माने किस रेट से अमोनिया धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, वो दिया हुआ है कि पर सेकेंड इतना मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन चेंज किया। तो कैलकुलेट करना है कि N2 और H2 किस रेट से बनेंगे, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए रेट लिखो, क्या हो जाएगा, रेट बराबर -1/2 DNH3/dt बराबर DN2/dt प्लस में रहेगा, बराबर +1/3
dH2/dt। ऐसा रेट पहले लिख लेना है। रेट लिखते समय माइनस प्लस का साइन पुट करोगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस, रिएक्टेंट के लिए माइनस। लेकिन जब न्यूमेरिकल आगे अब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ माइनस प्लस साइन को इग्नोर करेंगे। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया है वह बराबर है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो बस इसको इक्वेट कर देना है। यहाँ से लिखो वी हैव 1/2 dNH3/dt बराबर dN2/dt। माइनस प्लस का साइन हटा देना है न्यूमेरिकल बनाते समय। और इसका वैल्यू दिया हुआ है dNH3/dt, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना दिया हुआ है, 1/2 को ऐसे ही रहने देंगे, 3.6 × 10⁻²। जो यहाँ ये दिया हुआ रहता है पर मोल के लिए होता है, इसीलिए हम बताएं कि यहाँ जो कॉफिशिएंट है इससे डिवाइड करना जरूरी है। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है केवल इतना का दिया हुआ है, 1/2 तो रहेगा ही, तो कितना आ जाएगा 1.8 × 10⁻²। ऐसा टी आ गया किसका वैल्यू, dN2/dt का। ऐसा मैंने नाइट्रोजन के फॉर्मेशन का रेट हो गया 1.8 × 10⁻² और मोल पर लीटर पर सेकेंड तो रहेगा ही। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का निकालेंगे तो अब ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या है 1/2 dNH3/dt बराबर 1/3 dH2/dt। हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू, तो क्या जाएगा dH2/dt, 3 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 3/2 dNH3/dt। तो 3/2 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3.6 × 10⁻², तो हो जाएगा 3 × 1.8 × 10⁻², तो हो जाएगा 5.4 × 10⁻²। यूनिट जो है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसा तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन का उससे रेट लिख लो और बस सबको इक्वेट कर देना है तो बन जाएगा। तो इस तरह से आज जो है हम लोग इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखते हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लिए। अच्छे से इतना पढ़ लोगे, नोट्स में सब है लिखा हुआ लाइन बाय लाइन। अब आगे का जो है डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। धन्यवाद।